तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। और मेरे दोस्तों, हमारा बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये आपका पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है जो कि आपकी 11th क्लास में आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है। मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 5 क्लासेस इसकी लगेगी और ये टॉपिक हो जाएगा मेरे दोस्तों कंप्लीट। तो आई होप कि हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चंस आपने करे होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने करने को दिए थे वो क्वेश्चन आपने करे होंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया है मेरे दोस्तों, तो जहाँ तक मैंने करा दिया है वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ेंगे मेरे दोस्तों आगे इसी कड़ी के अंदर अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस में। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था, और जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल वो बेसिक से ही क्वेश्चन करे थे। इस वीडियो में हम एक दो चीज़ें उसमें और बढ़ाने वाले हैं और ऐड ऑन करने वाले हैं, जो कि आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन में आएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, कुछ शब्दों को वापस से रिवाइज़ करना ज़रूरी है। अकाउंटिंग के जो अपन ने कीवर्ड्स थे वो जो हमने पढ़े थे मेरे दोस्तों, उसके अंदर आपको एक वर्ड आया था डेप्रिसिएशन। एक वर्ड आया था मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। यानी कोई भी फिक्स असेट्स है, उस फिक्स असेट्स की प्राइस में क्या आना, फॉल आना, क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसको और डिटेल में हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका अलग से एक चैप्टर है, तब हम इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल हमें बस इतना समझना ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन अगर कहीं लिखा आया है, इसका मतलब हमारे को किसी ना किसी फिक्स असेट्स की प्राइस को क्या करना है, कम करना है। यहाँ पर फिक्स असेट्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मशीनरी, जैसे फर्नीचर, जैसे प्लांट, ठीक है, कोई भी मोटर कार, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? फिक्स असेट्स के एग्जांपल हैं, जो आपकी एसेट वहीं पर ही रहती है, कहीं पर मूव होके कहीं जाती नहीं है। ये आपकी फिक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म असेट्स है। तो इन पर इनकी प्राइस में क्या करना, कमी लाने को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? डेप्रिसिएशन बोलते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर अगर किसी पॉइंट में अगर वो आपको बोलता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, या आपको बोलता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, इसका मतलब आपको क्या करना है, जितनी प्राइस का वो डेप्रिसिएशन लगाने को बोल रहा है उतनी प्राइस से हम क्या कर देंगे, इस मशीनरी की या इस फर्नीचर की प्राइस में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। सीधी सी बात है, अगर हम इसकी प्राइस में कमी करेंगे तो यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या करेंगे हम मेरे दोस्तों, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजिशन दो जगह इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन वाली ट्रांजिशन है, ये कौन कौन सी जगह इफेक्ट डालेगी? पहला तो जो हमारी असेट है, उस असेट की प्राइस को क्या कर देगी, कम कर देगी। इसका मतलब हमारे को उस प्राइस में जाके क्या करना पड़ेगा, उस असेट में जाके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट क्या डालेगी ये मेरे दोस्तों, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन क्या है मेरे दोस्तों, आपके लिए लॉस है। और जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैपिटल में से लॉस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो क्या करना है आपको, कैपिटल में जाके लॉस को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर दो अकाउंट यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो वो असेट की प्राइस पर इफेक्ट पड़ रहा है और दूसरा एक डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन हो रहा है। दोनों में ही क्या करना है आपको, एसेट में जाके एक तो माइनस होगा और एक कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो एक चीज़ आपने डेप्रिसिएशन की समझ ली कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब देखो, एक चीज़ आप समझना यहाँ पर, आप एक्सपेंस तो जानते ही हैं कि एक्सपेंस क्या होता है, हमने देखा है लास्ट वीडियो के अंदर। एक्सपेंस का मतलब हो गया, हमने कोई सैलरी पेड करी है, या फिर हम रेंट दे रहे हैं, या फिर हम वेजेस पेड कर रहे हैं, या फिर हम फ्राइट पेड कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके एक्सपेंस। अब अगर इन सब के बाद में पेड लिखा आ जाता है, तो पेड का मतलब हो गया कि हमने वो एक्सपेंस चुका दिया है, हमने पैसे दे दिए। हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता था, लड़का बबलू। हमने क्या करा, उसको 10,000 रुपये सैलरी में हमारे यहाँ रख रखा था काम करने के लिए। और जैसे ही हमारा मंथ खत्म होता है, अगले महीने की फर्स्ट डेट आती है, हम उसको लास्ट मंथ की क्या दे देते हैं, 10,000 रुपये दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं। तो हम इसे बोलेंगे 10,000 सैलरी पेड टू बबलू।
या फिर आप बबलू का नाम भी नहीं लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना सा आप कह दोगे कि 10,000 पेड टू बबलू। इसका मतलब हमने बबलू को 10,000 रुपये दिए और हमने क्या दे दिया, उसको कैश दे दिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कितनी जगह पड़ता है मेरे दोस्तों? पहली जगह तो आपके यहाँ से कैश क्या हो गया मेरे दोस्तों, चला गया, तो कैश में से माइनस हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक कौन सा अकाउंट है मेरे दोस्तों, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी क्या है, अपने आप में एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को जैसा कि आपको पता है माइनस कर देते हैं कहाँ पर मेरे दोस्तों, कैपिटल में जाके माइनस कर देते हैं। ये तो कब, जब आपने सैलरी दे दी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा वो महीना निकल गया, अगला महीना भी स्टार्ट हो गया, 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, और हमने अभी तक बबलू को सैलरी नहीं दी। तो मेरे दोस्तों, इस 1 तारीख से लेके उस तारीख तक, जिस तारीख तक हम उसको सैलरी नहीं दे देते, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ये सैलरी कहलाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे इसको? आउटस्टैंडिंग सैलरी। पेड तो बोल नहीं सकते, पेड इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमने वो अभी तक पे नहीं करी है, बाकी है, ड्यू है। क्या है वो? ड्यू है। तो ड्यू के लिए ही यहाँ पर वर्ड काम में लिया है क्या, आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया है, अभी आपको देना है, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है उसको देने की, पर अभी तक आप उसको दे नहीं रहे। मान लो हमने 10 तारीख को उसको सैलरी दे दी, तो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में वो जो 10,000 रुपये की सैलरी है वो क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। और जैसे ही आप उसको पे कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सैलरी पेड, और कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो आप 10 तारीख नहीं 15 तारीख को दे रहे हैं उसको, तो ये 1 से लेकर 15 तारीख तक क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगा। जैसे ही आप उसको पे कर देंगे वो क्या हो जाएगा, सैलरी पे में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गई है पर आपने पे अभी तक नहीं करी है। अब देखो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कौन कौन सी 2 चीज़ों पे पड़ेगा। पहली चीज़, क्या कैश गया क्या इस ट्रांजेक्शन में? नहीं, कैश तो गया ही नहीं, हमने तो पैसे दिए ही नहीं है किसी को, तो कैश तो गया नहीं। तो फिर भैया कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, एक नया अकाउंट यहाँ पर होएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एक नया अकाउंट ओपन होगा मेरे दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको देने की लाइबिलिटी क्रिएट तो हो चुकी है, पर आपने अभी तक दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइबिलिटी साइड में एक नया अकाउंट ओपन करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से, और वहाँ पर जाके अमाउंट क्या कर देंगे, लिख देंगे। दूसरा, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सैलरी क्या है, सैलरी एक एक्सपेंस है और करंट ईयर से रिलेटेड है, अभी से रिलेटेड है, हमें वो देना अभी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में जाके माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सैलरी पे कर देते हो तो ट्रांजेक्शन किस तरीके से होगी, किस तरीके से आप अकाउंट में लिखेंगे, और अगर आपने सैलरी पे नहीं करी है, आपकी सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो किस तरीके से होगी, ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है, कई बार अपन बहुत दिलदार हो जाता है, यहाँ पर ये आदमी तो सही नहीं है, देखो ये अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहा है। कई बार कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि वो सैलरी क्या कर देते हैं, एडवांस में ही दे देते हैं। या फिर सैलरी छोड़ो, आप किसी बिल्डिंग में रहने के लिए गए तो आपको रेंट एडवांस में देना पड़ता है ना, आप रेंट किस में दे रहे हो, एडवांस में ही क्या कर रहे हो, उसकी पेमेंट कर रहे हो। तो इसे आप क्या बोलते हो कि हमने क्या करा है, हमने प्रीपेड रेंट करा है, हमने रेंट क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया। अब देखो ये प्रीपेड वर्ड आपने और भी कहीं सुना है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप। जैसा कि आपके पास में सिम है, आपकी मोबाइल की सिम है, वो मोबाइल की सिम प्रीपेड सिम कहलाती है मेरे दोस्तों। 2 तरह की सिम आती है, एक आती है प्रीपेड सिम और एक आती है पोस्टपेड सिम। पोस्टपेड सिम अब थोड़ा सा कम चलन में है, बीच में एक टाइम था जब प्रीपेड सिम और पोस्टपेड सिम लगभग बराबर बराबर थी। धीरे धीरे पोस्टपेड सिम कम होती गई और अब प्रीपेड सिम ज़्यादा चलन में है। आपके पास जो सिम है मेरे दोस्तों, वो कौन सी सिम है, प्रीपेड सिम है। कैसे पता चलेगा कि आपके पास में प्रीपेड सिम है, आप रिचार्ज करवाते हो ना, आप रिचार्ज करवा रहे हो, यही इस बात का सबूत है कि क्या है, वो प्रीपेड सिम है। मतलब आप क्या करते हो, मैंने आज की डेट में अगर रिचार्ज करवाया 3 मंथ्स का, मैंने कोई प्लान लिया और मैंने 3 महीने क्या करा दिया मेरे दोस्तों, रिचार्ज करा दिया, तो अब आज की डेट से 3 मंथ्स तक मैं क्या करूँगा, उस कंपनी की सर्विसेज काम में लूँगा। तो देखो मैंने पैसा तो आज ही दे दिया और मैं यूज़ करूँगा 3 महीने तक, तो आने वाले 3 महीनों का पैसा मैंने आज ही दे दिया,
तो मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी ना मेरे दोस्तों आने वाले 3 महीनों की। तो ये कैसी सिम हो गई मेरे दोस्तों, प्रीपेड सिम हो गई, जिसमें मैं प्री में पेमेंट कर रहा हूँ, मैं पहले ही क्या कर देता हूँ, उसकी पेमेंट कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ आज, पर ये अमाउंट क्या हमारे आज से रिलेटेड है क्या? नहीं, ये तो आने वाले 3 महीनों से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पर ऐसी ट्रांजेक्शन किन किन 2 अकाउंटों पे इफेक्ट मारेगी वो देखो। सबसे पहली, हमने कैश दिया है, हमने कैश दिया है, तो यहाँ पर कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी आपकी प्री पेड सैलरी है तो सैलरी, रेंट है तो रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा कहाँ पर, कैश में। दूसरी चीज, ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसके पहले हमने यहाँ पर देखो कैपिटल में से माइनस हुई है सैलरी, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग थी तब भी कैपिटल में से माइनस हुई सैलरी, पर यहाँ पर कैपिटल में से माइनस इसलिए नहीं होगी मेरे दोस्तों क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है। हम भले ही जो रिचार्ज का पैसा है वो आज पे कर रहे हैं, पर वो आज से रिलेटेड नहीं है, वो आने वाले 3 महीनों से रिलेटेड है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है, आने वाले साल से रिलेटेड है, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है। इसलिए वो कैपिटल में से माइनस ना होकर क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका एक असेट बना देंगे उसको, और असेट बनाएंगे किस नाम से, उसी के नाम से, बस आगे लिख देंगे क्या, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी, रेंट है तो प्रीपेड रेंट। अब ये क्या हो गई, ये हो गई मेरे दोस्तों हमारी असेट्स। असेट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, देखो मैंने अगर आज रिचार्ज करवाया है ना 3 महीने का, तो अब 3 महीने तक मेरा राइट है उस कंपनी की सर्विसेज काम में लेने का। अगर किसी भी रीज़न से वो कंपनी मुझे मना करती है कि नहीं आप हमारी सर्विसेज काम में नहीं ले सकते हो, तो मैं उन पर क्या कर दूंगा, क्लेम कर दूंगा, मैं उन पर केस कर सकता हूँ कि भैया मैंने तो आपसे क्या करवाया है, आपको पैसे दिए हैं, आपको तो सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो 3 महीने तक उस कंपनी की उस सर्विस पर मेरा राइट है, और जिस चीज़ पे मेरा राइट होता है ना मेरे दोस्तों, वो क्या कहलाती है, हमारी असेट कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीपेड नाम से असेट में एक कॉलम करेंगे, और वहाँ पर जाके इस अमाउंट को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई। यहाँ पर मैंने आपको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताए हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया हमने एडवांस में ही पेमेंट कर दी किसकी, एक्सपेंस की, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया कि अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, भले ही हमारी पेमेंट करने की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। दोनों का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा हमने देखा। अब हम बहुत और भी अच्छे तरीके से समझेंगे इसको तब, जैसे कि हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे दोस्तों टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार ज़रा उस पर निगाह मारना, उसको देखना कि किस तरीके से हो रहा है। फटाफट से हम जब तक क्या करते हैं, इसका एक परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि परफॉर्मा बनाने में थोड़ी सी सावधानी रखना कि परफॉर्मा कैसे बनेगा, तो परफॉर्मा आपका थोड़ा नीट एंड क्लियर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड का परफॉर्मा बहुत ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा रखना। असेट्स वाला हमारे को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका परफॉर्मा हो चुका है मेरे दोस्तों कंप्लीट। अब तो बस अपन लिख देते हैं, ये वाली साइड हो गई मेरे दोस्तों आपकी असेट्स वाली साइड, और ये वाली होगी यहाँ पर लाइबिलिटी, प्लस यहाँ पर क्या जाती है मेरे दोस्तों आपकी कैपिटल आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका ये पर्टिकुलर। अब देखो 6th क्वेश्चन देखो, और 6th क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपीज़। तो कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है उसने, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश लगा के करा है। तो कैश किसका पार्ट है, असेट का पार्ट है, तो हम असेट साइड में कैश लिख देंगे, और यहाँ पर कितना डाल देंगे, 70,000 रुपीज़, क्योंकि उसने 70,000 रुपीज़ लगाए। अब क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे लगाया है, तो ये कैश का कहलाएगा, आपका कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल में जाके भी हम क्या कर देंगे, वही 70,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो मेरे दोस्तों हो गया यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट। अब फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करने के बाद में हो जाती है लाइन, और यहाँ भी टोटल असेट की टोटल भी 70,000 है, और लाइबिलिटीज़ की टोटल भी 70,000 है, दोनों इक्वल है, बराबर हो गया काम। इसके बाद में सेकंड पॉइंट डालते हैं, और सेकंड पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000 रुपीज़। हमने क्या करा, परचेज करा है गुड्स, पर हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं मेरे दोस्तों, क्रेडिट पे, मतलब उधार में हम परचेस करके लेके आए हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ हमारे बिजनेस में क्या आ गया, यहाँ पर स्टॉक आ गया है, क्योंकि हमने स्टॉक परचेस करा है। तो सबसे पहले तो उस स्टॉक की प्राइस लिख दो, कितने का गुड्स लेके आए हैं हम, 18,000 रुपीज़ का गुड्स यहाँ पर हम लोग लेके आए हैं। अब क्योंकि हमने इसका कैश पे नहीं करा है, तो यहाँ पर वो लोग जो सप्लायर हैं
वो क्या कहलाएंगे, हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। और क्रेडिटर किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का पार्ट है। हम समझ चुके हैं कि लाइबिलिटी और असेट्स के कौन कौन से पार्ट हैं, लास्ट वीडियो में हमने समझाया था। अगर आपको नहीं पता है या फिर आप ये वाला वीडियो पहले देख रहे हैं मेरे दोस्तों, तो पहले फटाफट से वो वाला वीडियो जाके देखो और उसमें समझो कि असेट्स के पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती है और लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती है। तो यहाँ पर आपके क्रेडिटर भी बन जाते हैं यहाँ पर 18,000 रुपये के दोस्तों। अब हम क्या कर देते हैं, ये ट्रांजेक्शन हो गई ख़त्म। अब हम लाइन खींच के और इसकी क्या लगा देते हैं, देखो टोटल। तो यहाँ पर देखो 70,000 रुपीज़ का कैश है हमारे पास में, तो 70,000 प्लस 18,000 ये हो जाता है आपका कितना, 88,000 असेट साइड की टोटल आ रही है। और 18,000 के क्रेडिटर हो रहे हैं यहाँ पर, और आप उसमें ऐड करेंगे 70,000 रुपीज़ की क्रेडिटर, सॉरी कैपिटल, तो यहाँ पर आपका 88,000 इधर की भी टोटल आ रही है। दोनों टोटल मैच कर गई भैया, ख़त्म बात। आगे बढ़ जाते हैं भैया थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500 रुपीज़। यहाँ पर इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या कर दिया, फुल पेमेंट टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब देखो इसको है ना, एक एग्जांपल से समझना, बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है, समझना इसको बहुत अच्छी तरीके से। देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे यहाँ पर कोई गुड्स परचेस करने आता हूँ, मान लो कि तुम्हारी शॉप है, ठीक है, और तुम्हारी शॉप किसकी है, कपड़े की, तुमने शोरूम खोल रखा है, और मैं तुम्हारी दुकान पे जाता हूँ और वहाँ से क्या खरीदता हूँ, कपड़े खरीदता हूँ। कितने के मेरे दोस्तों, 5,000 रुपये के कपड़े खरीदता हूँ, ठीक है, मैंने खरीद दिया। और जिस समय मैंने कपड़े खरीदे मेरे दोस्तों, उस समय मैंने आपको पेमेंट नहीं करी, मैंने आपको बोला कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें 3 दिन बाद क्या करता हूँ, इसकी पेमेंट कर देता हूँ। तुम भी मुझे जानते हो, तुमने कहा ठीक है सर, आप 3 दिन बाद पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 दिन बाद आफ्टर 3 डेज़ मैं क्या करा, आपके पास में आया और मैंने आपको क्या करा, पेमेंट करी कितने की, 4,500 रुपये की। और ये कहते हुए पेमेंट करी कि यार रख लो यार, ठीक है यार, 500 रुपये तुमने मुझे खरीदते टाइम में डिस्काउंट नहीं दिया, अब मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूँ, कम से कम अब तो तुम मुझे डिस्काउंट दे दो। और तुमने भी मुझे क्या बोला, अरे ठीक है सर जाओ आप भी रखो, क्या याद करोगे, 500 रुपये का डिस्काउंट दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो तुम मुझसे मांगते कितने थे, 5,000 रुपये, मैंने तुम्हारे को पूरी पेमेंट करी है, और पूरी पेमेंट के तौर पे पेमेंट कितनी करी, 4,500। तो तुमने मुझे 500 रुपये का क्या दे दिया मेरे दोस्तों, डिस्काउंट दे दिया, सीधी सीधी सी बात है। अब तुम्हारी बुक्स में तुमने जब मुझे सेल करा था, तब तुमने मुझे कितनी अमाउंट से लिखा होगा, डेफिनेटली 5,000 रुपये से लिखा होगा। अब जब मैंने तुम्हें पेमेंट कर दी है और पेमेंट सिर्फ 4,500 की करी है, 500 रुपये का तुमने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर तुम 5,000 को हटाओगे या 4,500 हटाओगे, इसमें से पूरे के पूरे 5,000 हटाओगे ना, क्योंकि अब तुम मुझसे पैसा थोड़ी ना मांगते हो। अगर तुम 5,000 में से 4,500 ही माइनस करोगे, तो तुम्हारी बुक 500 रुपये का बैलेंस दिखाएगी और तुम्हारी बुक ये बोलेगी कि तुम अभी भी मुझमें 500 रुपये मांगते हो। बट ऐसा तो नहीं है, मैंने तुम्हें 4,500 रुपये दिए और 4,500 रुपये दे के बोला कि यार इतने में ही कर लो, और तुम मान भी गए। तो इसे हम बोलते हैं कि आपने अमाउंट दिए किसमें, फुल सेटलमेंट। आपने अमाउंट दिए किसमें, फुल सेटलमेंट में दिए। फुल सेटलमेंट वर्ड अगर लिखा आ गया लाइन के अंदर, इसका मतलब जिस अमाउंट, जो अमाउंट उसने पे करी है, उस अमाउंट में पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया है। इधर भी देखो ऐसा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं, फुल पेमेंट टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500 रुपये। ये कह रहा है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 17,500 रुपये इन फुल सेटलमेंट। तो देखो यहाँ पर हमारे क्रेडिटर कितने हैं, हमारे क्रेडिटर है यहाँ पर 18,000 रुपये की क्रेडिटर है। तो हमारे देखो क्रेडिटर तो है हमारे 18,000 रुपये के, और हमें इन्हें फुल सेटलमेंट में पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 17,500 रुपये। तो इसका मतलब क्रेडिटर ने हमारे को 500 रुपये का क्या दे दिया मेरे दोस्तों, डिस्काउंट दे दिया सीधा सीधा। हमारे यहाँ से कैश कितना गया, हमारे यहाँ से कैश गया 17,500, बट हमारे यहाँ से क्रेडिटर चले गए पूरे के पूरे 18,000 रुपये के क्रेडिटर चले गए, क्योंकि अब ये क्रेडिटर हमें और पैसा नहीं मांगते हैं, हमने इनसे क्या करा, 500 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कैश कितना गया हमारे यहाँ से, कैश तो गया 17,500, तो इसलिए कैश में से तो कितना माइनस करेंगे, 17,500 माइनस कर देंगे। बट जो हमारे क्रेडिटर है मेरे दोस्तों, उस क्रेडिटर में से पूरे के पूरे 18,000 माइनस करना, ठीक है। अगर आप 18,000 माइनस नहीं करके यहाँ पर 17,000 माइनस करोगे, 17,500 माइनस करोगे, तो आपका ये जो क्रेडिटर है वो 500 रुपये का बैलेंस दिखाएगा। आपकी बुक ये बताएगी कि अभी भी आपको 500 रुपये क्रेडिटर को पे करने हैं, बट आपने तो सेटलमेंट कर लिया, अब आपको उसे कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। तो इसीलिए क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर
हम क्या कर देंगे, पूरे के पूरा 18,000 रुपये क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखो ये जो डिस्काउंट हमने लिया है ये हमारे लिए तो क्या है, प्रॉफिट है ना। देखो 18,000 देने थे और दिए कितने, 17,500 ही दिए, तो 500 रुपये का क्या हो गया मेरे दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट का क्या करना होता है, प्रॉफिट को कैपिटल में जाके ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 500 रुपये का जो ये प्रॉफिट है ये कहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, आपका कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर फटाफट से क्या लगानी है, इसकी टोटल लगानी है। तो यहाँ पर जो आपके 70,000 हैं, इस 70,000 में से हम माइनस कर देंगे 17,500, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 50, इसको हटा देते हैं, ये आ जाएगा 52,500 रुपीज़ प्लस 18,000, इधर ये क्रेडिटर हो गए 0 और ये हो जाएगा कितना, 70,500। तो देखो लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है हमारी 70,500 रुपये, असेट साइड की भी लगा लेते हैं, इसमें 18,000 और जोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर भी 70,500 टोटल आ रही है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज हमारी दोनों क्या हो रही है, मैच हो रही है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में लिखा है इसने परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपीज़। हमने क्या करी, एक मशीनरी परचेज करी है। आओ फटाफट से लिख देते हैं परचेज मशीनरी। अब देखो मशीनरी यहाँ पर क्या है, एक असेट है। तो देखो मशीनरी का अलग से कॉलम बनेगा असेट साइड में, और क्योंकि हमने कैश देकर परचेज करी है तो इसलिए क्या कर देंगे हम यहाँ पर 20,000 रुपीज़ कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये देकर हमने 20,000 रुपये की क्या कर ली, असेट ले ली। तो 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, असेट में ऐड हो जाएंगे। लाइबिलिटी में इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, नहीं तो ये हमारा प्रॉफिट है, नहीं हमारी कोई इनकम है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल में से ऐड नहीं करेंगे या लेस नहीं करेंगे। 32,500 रुपीज़ अब हमारा कैश रह गया है 20,000 रुपये पेमेंट करने के बाद में। 18,000 रुपये हमारे स्टॉक के ऐसे कैसे हैं और 20,000 रुपये की अब हमारी मशीनरी आ चुकी है। यहाँ पर ये 0 है और 70,500 कैपिटल के ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो लाइबिलिटी साइड तो 70,500 है, असेट साइड टोटल लगा लेते हैं 32,500, 18,000 और 20,000। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये भी कितना आ रहा है, 70,500 आ रहा है। तो दोनों साइड क्या कर रही है, आपकी मैच कर रही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट में बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपीज़। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको क्या लगाना है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि आपको क्या करना है, किसी भी असेट की प्राइस में क्या करना है, कमी करनी है। तो प्राइस में कमी कैसे हो सकती है, जब हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करते हैं, मशीनरी में जाते हैं और मशीनरी में जाकर 2,000 रुपये क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए हमें बोला है। अब ये 2,000 रुपये क्या है भैया, हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हमारी असेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अरे असेट कम होना अच्छी बात थोड़ी ना है, असेट कम होना तो लॉस होना, लॉस की बात है। तो मेरे दोस्तों क्योंकि ये लॉस है तो हम इसको क्या कर देंगे, हमारे कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लगा देते हैं क्या इसकी टोटल फाइनली और देख लेते हैं। तो देखो 32,500 रुपीज़ का कैश ऐसे कैसे है, स्टॉक से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, 18,000 रुपये का स्टॉक ऐसे कैसे है। बट हमारी जो मशीनरी है वो अब कम होकर कितनी हो गई, 18,000 रुपये की हो गई, क्योंकि हमने उस पर 2,000 रुपये का लगा दिया डेप्रिसिएशन। ऐसे ही यहाँ पर 70,500 रुपये की कैपिटल थी, अब इसमें 2,000 रुपीज़ माइनस करने पड़ेंगे, तो 68,500 रुपीज़ की आ गई आपकी कैपिटल आ गई। तो लाइबिलिटी साइड तो 68,500 हो रहा है। असेट साइड पे देख लेते हैं 32,500, 18,000 प्लस 18,000, तो यहाँ पर ये दर की टोटल आ जाती है 68,500 रुपीज़। और यहाँ पर ये हो जाता है मेरे दोस्तों यहाँ पर क्लोज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, ख़त्म हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक जो नया पॉइंट आया वो 2 नए पॉइंट आए, एक तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट नया, एक देखो ये फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट भी क्या आया यहाँ पर आपके लिए नया है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना कि जो क्रेडिटर है उसको फुल अमाउंट से कम कर देना, वो अब हमें पैसा नहीं मांगते हैं। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है तो फिर आपको क्या करना है, जितनी अमाउंट हमने पे करनी है उतनी ही अमाउंट क्रेडिटर में से माइनस करेंगे, एक्सेस अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। दूसरा डेप्रिसिएशन में ध्यान रखना कि जो भी एसेट है उस एसेट की प्राइस को क्या करना है, आपको कम करना है। और क्योंकि एसेट कम होना हमारे लिए लॉस है तो इसलिए हम कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, यहाँ पर कम कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर हो जाता है मेरे दोस्तों ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और क्वेश्चन लेके, जिसमें हम आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कुछ एग्जांपल होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खाते पीते रहें। जय हिंद।